रात का समय था। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। नंदा अपनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई पड़ी। एक साया उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की आहट से वो एकदम से चौंक गई। कौन कौन है? उसकी बातों को सुनकर अंदर आए शख्स ने बच्चे की तरह बोलते हुए कहा, अले, तुम हमको नहीं पहचानती? हम हैं तुम्हारे पति गुड्डू। मेरे पति? सुनो ना, हमको ना नींद नहीं आ रही है, थोड़ा दल भी लग रहा है, तुम मेरे कमरे में तलो ना। ये कहकर वो नंदा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए नहीं तो मैं चिल्लाकर अपने पति को बुलाऊंगी। अले, मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम कितने बुलाने की बात कर रही हो? तलो ना मेरे कमरे में। शादी के बाद तो पत्नी पति के कमरे में रहती है ना, पर तुम तो कभी मेरे कमरे में आई नहीं। ये कहकर गुड्डू फिर से नंदा का हाथ पकड़ता है। इस बार नंदा को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू को जोर का थप्पड़ मार देती है। आपको बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। नंदा के थप्पड़ की मार से गुड्डू किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है। मार दिया, मुझे मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया। गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर घर की नौकरानी पुष्पा दौड़ी हुई नंदा के कमरे में आती है। अरे क्या हुआ गुड्डू बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? गुड्डू ने पुष्पा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह जोर जोर से रोता रहा। उसे इस तरह रोता देखकर पुष्पा ने नंदा से पूछा, क्या हुआ बहू रानी, गुड्डू बाबा क्यों रो रहे हैं? आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या? देखिए बहू रानी, पति पत्नी में तो नोकझोंक होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पति को रुला दे। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पति हैं? हाँ, यही तो आपके पति हैं जिससे 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है। देखो तुम झूठ मत बोलो, ये मेरे पति नहीं है। अरे बहू रानी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? यही आपके पति हैं। नहीं, मैं नहीं मानती, ये मेरे पति नहीं है। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली हैं तो क्या हुआ, मन की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये मेरे पति नहीं है। ठीक है बहू रानी, आप मेरी बात मत मानिए, अपने पति की बात भी मत मानिए, लेकिन अपने सास ससुर की बात तो मानेंगी ना आप। 1 सप्ताह बाद जब वो शादी से लौट कर आएंगे तब उनसे ही पूछ लीजिएगा कि सच्चाई क्या है। नंदा के साथ ये क्या हो रहा था? वो किसे अपना पति कह रही थी और ये गुड्डू कौन है जो कह रहा है कि वो उसका पति है? इस बात को जानने के लिए कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। नंदा बहुत ही गरीब घर की अंधी लड़की थी। नंदा के पिता गोपी एक मामूली मजदूर थे और उसकी मां विमला दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से घर में जवान अंधी लड़की। गोपी और विमला इसी चिंता में घुले जा रहे थे। पता नहीं कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है नंदा। अरे क्या हो गया भगवान, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब किस्मत फूटी हो तो मुंह तो लटका ही रहेगा ना। तेरी यही बात मुझे समझ नहीं आती। अरे जो कहना है सीधा सीधा कहना। अपने पति की बात पर विमला ने उदासी भरी दृष्टि से गोपी की ओर देखा और कहा, वहां भी बात नहीं बनी जी, उन लोगों ने भी नंदा से शादी के लिए मना कर दिया। ठीक ही तो है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे हमारी नंदा 21 साल की है और वो 50 का था। अजी, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और आपको पता है ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अब अंधी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन नंदा है तो हमारी बेटी ही, अंधी है तो क्या हुआ, हम उसे कुएं में तो नहीं डाल सकते। गोपी की बात सच थी, लेकिन यह भी एक बड़ा सच था कि अंधी लड़की से कोई ठीक ठाक आदमी तो शादी करने से रहा। एक दिन की बात है, विमला जिस मेम साहब के यहाँ काम करती थी, उसके कोई दूर के रिश्तेदार विमला की मालकिन के घर आए हुए थे। विमला जब उन्हें चाय दे रही थी तो उसने उनकी बात सुनी। अरे हम तो थक गए, गुड्डू के लिए कोई लड़की मिलती ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, चाहे वो लंगड़ी लूली अंधी कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की चाहिए। आपका कहना तो सही है भैया, लेकिन मैं भी परेशान हो गई गुड्डू के लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर, मिलती ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर विमला को अपनी बेटी नंदा के लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करे। अरे भला नौकर की बेटी मालकिन से ब्याही जाए, ऐसा समाज तो नहीं है अभी हमारा। उस रात उसने अपने पति से ये बात बताई तो, अरे बिमला, तू भी ना जरा समझा कर, जरूर उसके बेटे में कोई खोट होगा, तभी तो वो लंगड़ी लूली कोई भी ढूंढ रहा है।
आप भी ना हर बात पर शक करते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़े लोगों में, अमीर लोगों में ना तो कोई कमी होती है और ना ही कोई खोट होता है। तो तू क्या चाहती है? मैं कल मालकिन से खुलकर बोल दूंगी कि उनके जो भाई बाहर से आए हैं और अपने बेटी के लिए लड़की तलाश रहे हैं, तो नंदा को एक बार देख लें। विमला ने अपनी मालकिन को नंदा के बारे में बताया और उनके रिश्तेदार के बेटे से नंदा की शादी की बात कही। उसने ये भी बोला कि उसकी बेटी जन्म से ही देख नहीं सकती है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। सुन, मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की देख नहीं सकती। बस उन्हें अपने बेटे के लिए एक सीधी और सुशील बहू चाहिए। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, सारा खर्च हम ही करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी और विमला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस बात को लेकर वे लोग इतना परेशान रहते थे, वो परेशानी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। नंदा की शादी रोशनलाल के बेटे गुड्डू से धूमधाम से हो गई। शादी इतनी आलीशान थी कि विमला और गोपी तो बस आंखें फाड़े हर कुछ निहार रहे थे। सच कहूं बिमला, मुझे नहीं पता था कि हमारी नंदा इतनी अच्छी किस्मत लेकर आई है। इतना बड़ा घर मिलेगा उसे, ये कौन जानता था। नंदा शादी करके अपने ससुराल आ गई। 6 महीने हो गए थे उसे अपने ससुराल आए, और 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा उसे पता नहीं था। पुष्पा के लाख कहने के बाद कि गुड्डू उसका पति है, उसने उसकी बात नहीं मानी। 1 सप्ताह बाद की बात है, रात का समय था। तभी नंदा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई। अरे, आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? उस शख्स ने नंदा को गले लगाते हुए कहा। अरे, कुछ काम था। नंदा भी उसके गले से लिपट गई। जानते हैं, 4 दिन पहले कोई मेरे कमरे में घुस आया था। वो कह रहा था कि वो मेरा पति है। नंदा उस शख्स से बात कर रही थी, तभी पुष्पा नंदा के कमरे में आई और उसने देखा कि नंदा अपने ससुर की बाहों में है। मालिक, आप? पुष्पा, तुम? अरे, वो जरा बहू से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहां आया था। बहू? वो शख्स रोशनलाल था, नंदा का ससुर। असल में रोशनलाल का बेटा गुड्डू मंदबुद्धि था। रोशनलाल काफी पैसे वाला था, लेकिन उसकी पैसे और प्रॉपर्टी उसके बाद कौन संभालता, क्योंकि उसका बेटा तो दिमाग से पैदल था। रोशनलाल ने उसकी शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस बीच नंदा की मां से रोशनलाल की मुलाकात हुई और नंदा की शादी गुड्डू से हो गई। मालती, गुड्डू की शादी तो हमने कर दी, लेकिन हम जानते हैं कि गुड्डू हमारा वंश नहीं चला पाएगा। हमारी इतनी संपत्ति हमारे बाद बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमें ही इसे संभालने वाला लाना होगा। दुनिया की नजर में यह गुड्डू की सुहाग रात होगी, लेकिन नंदा के साथ सोऊंगा मैं। पुष्पा को अब सारी सच्चाई का पता लग गया था, और उसे यह भी पता लग गया था कि आखिर उसे रोज क्यों नंदा बार बार मना कर रही थी कि गुड्डू उसका पति नहीं है। असल में गुड्डू की आड़ में रोशनलाल नंदा के सम्मान के साथ खेल रहा था। मुझे घिन आ रही है, सच में मुझे घिन आ रही है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। नंदा तो बेचारी अंधी है, उसे क्या पता, लेकिन ये आंख वाले लोग, छी। पुष्पा ने ठान लिया कि वो नंदा को इस नरक से बाहर निकालेगी। वो उसी रात पुलिस थाने गई और उसने रोशनलाल की सच्चाई पुलिस को बता दी। पुलिस इंस्पेक्टर रानी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो रोशनलाल के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अरे, आपको शर्म नहीं आती? लोग कहते हैं कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, लेकिन मंदबुद्धि तो आप हैं। आपने एक अंधी लड़की के सम्मान को हर दिन अपने पैरों तले कुचला, वो भी इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई वारिस चाहिए था। आप जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं हैं। रोशनलाल को जेल ले जाया गया। उस पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच नंदा के मन में सिर्फ यही सवाल हमेशा घूमता रहता है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बुलंदशहर में 2 दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा? बाद में मना तो नहीं करेगा? अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। हाँ, ये तो सही कहा तूने। चल चलते। रोहन और अमन एक बार क्लब में जाते हैं।
जहां वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। भाई घर ज्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है? साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है? पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। भाई तू ठीक तो है? ए भाई, ए भाई, लगी तो नहीं तुझे? तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में करके ऐसे करके उड़ाया। आज फिर पीकर आया है? अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू ने, हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने पारी। अमन यार, ये आंखें खोली नहीं रही है मेरी, जितनी तूने पी हुई है? उसके बाद तो तेरी जुबान में नहीं खुलनी चाहिए थी। बेटा अमन, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। माँ, अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। नालायक, अभी भी नशे में है। सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोल कर देख। और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज। यार अमन, तू कहाँ है? मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? लाइट जला जरा। अबे पागल हो गया क्या? इतनी रोशनी हो तो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है, और तुझे अंधेरा लग रहा है। क्यों मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जला ना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अब दिखी साले रोशनी? लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई हैं। भाई तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। यार ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो नैना के घर बात करने जाना था, अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूं तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाजें लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है और रोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। और जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची तुझे लड़की मिल गई? शुक्र है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। ओहो, माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। बोलोगे भी अब कुछ या नहीं? बेबी, पूरी जिंदगी अब तुम्हें देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। ये सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आए हैं जो इनसे दिख नहीं रहा तुझे? ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है,
देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं की होती तो आज अंधा नहीं होता। माँ अब हो गई गलती, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, अरे रोहन, तुम्हें यहाँ कुछ काम था? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अबे ओ, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा बे। अबे साले चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल बढ़िया से। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ जाते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले अब पकड़ कर ले चल, सारे डायलॉग की ऐसी तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया निकम्मे अमन? रोहन खुद ही धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है। तभी नैना उसे संभाल लेती है, पर रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू? हैं? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। जिंदगी के इस मुश्किल मोड़ पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओह वाह यार, स्पीच आखिर काम कर गई। लव यू भाई अमन, ये तूने ही लिख कर दी थी। एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें ये अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है। अगले दिन उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वो गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश अमन साथ होता, पर आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेले ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है और रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, ये है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है जनाब में। रोमांच के लिए आंखों की क्या जरूरत है? अच्छा, तो किसकी जरूरत है? रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है।